हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना कॉन्टैक्ट एक्ट की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं सेक्शन 2 कंप्लीट बताऊंगी बेल एक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा जो सेक्शन 2 है वो हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बताता है। इसमें बेसिकली डेफिनेशंस दी हुई है, जैसे एग्रीमेंट हो गया, कंसिडरेशन क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, और भी बाकी सारे जो है इसमें डेफिनेशन दे रखी है। तो देखिए, अगर आप कोई भी एक्ट देखेंगे तो ज़्यादातर सेक्शन 2 में ही डेफिनेशंस दी होती है एक्ट की। तो देखिए, हेडिंग है हमारी इंटरप्रिटेशन क्लॉज। देखिए, इंटरप्रिटेशन क्लॉज और डेफिनेशन क्लॉज में डिफरेंस होता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हम जैसे कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हैं हम इसमें। बट अगर हम डेफिनेशन क्लॉज की बात करें कि मतलब जो दे रखे हमें वही मानना पड़ेगा, मतलब वो कहते हैं ना कि बस कह दिया तो बस कह दिया, वही बात है। इसमें ना तो कुछ चेंजेस कर सकते, जो दे रखा है उसी को ही मानना पड़ेगा। तो अगर आप जैसे कुछ एक्ट में देखेंगे जहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज भी दे रखा है, तो इसका मतलब वही है कि आप जो है उसको अमेंड नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते आप उसमें। तो इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो देखिए, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रपोजल की। देखिए, प्रपोजल आपने सुना होगा, दो नाम बेसिकली हम दो नाम से बोलते हैं इसको, एक प्रपोजल और एक ऑफ़र भी बोलते हैं। देखिए, प्रपोजल और जो ऑफ़र है वो दोनों अलग है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। देखिए, जो प्रपोजल है हमारा वो हम इंडियन लॉ में यूज़ करते हैं, बट जो ऑफ़र है हमारी टर्म उसको हम इंग्लिश लॉ में यूज़ करते हैं। तो क्या बोलता है प्रपोजल में, व्हेन वन पर्सन, जब कोई एक पर्सन सिग्निफाइज, यहाँ सिग्निफाइज का मतलब है कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, टू अनदर हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब जैसे कि आप यूँ बोल सकते हैं जो उसकी इंटेंशन है उसको कम्युनिकेट कर रहा है एक पर्सन, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal। देखिए, इसमें सिंपल यही बोला गया है कि जब एक पर्सन अपनी जो इंटेंशन है उसको कम्युनिकेट करता है किसी अदर पर्सन को, किस इंटेंशन से, कि या तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा या फिर उसे वो मना कर देगा। तो ये जो एक्ट है इसको हम कहते हैं प्रपोजल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ए ने जो है बी को बोला कि मेरे पास मेरी कार है, वो मैं आपको 10 लाख में जो है बेच दूँगा, बेचना चाहता हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक जो ए है वो अपनी इंटेंशन, उसकी क्या इंटेंशन है, अपनी कार को बेचने है उसको, तो वो बी को बोल रहा है, अपनी जो इंटेंशन है वो कम्युनिकेट कर रहा है अदर पर्सन। यहाँ अदर पर्सन कौन हो गया, बी। तो ये क्या होता है, प्रपोजल होता है। देन उसके बाद है हमारा प्रॉमिस। और इसमें जो आपका जो है सेक्शन 2 क्लॉज बी में आपकी दो डेफिनेशन दे रखी है, एक तो है आपकी एक्सेप्टेंस की और एक प्रॉमिस की। देखिए, अब एक्सेप्टेंस हम किसको कहेंगे, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto the proposal is said to be accepted। देखिए, पहले वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं जो मैंने आपको कार वाला बताया था। मान लीजिए ए ने जो है प्रपोजल रख दिया बी के सामने, और बी सोचता है कि हाँ ठीक है, मेरे को भी कार जो है ख़रीदनी थी, मैं इसकी ख़रीद लेता हूँ। तो बी जो है वो अपनी कह देता है, उसको एक एसेंट दे देता है अपनी कि भाई ठीक है, मैं जो है इस प्रपोज़ल को मतलब एक्सेप्ट करता हूँ।
तो ये क्या हो गया, ये होता है एक्सेप्टेंस। और जब प्रपोजल और जो एक्सेप्टेंस है ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो वो बनता है प्रॉमिस हमारा। तो ये था आपका सेक्शन 2 क्लॉज बी। देन सी पॉइंट, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल is called the promiser and the person accepting the proposal is called promisee। देखिए जो पर्सन प्रपोजल देता है वो उसको हम प्रॉमिसर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उस प्रपोजल को उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉमिसी कहते हैं। सिंपल था ये। देन सेक्शन 2 क्लॉज बी। अब इसमें जो है हमारा कंसिडरेशन की डेफिनेशन दे रखी है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए सेक्शन 2 जो है आपका वो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं समझ आएगा आपको, बेसिक्स है ये। तो देखिए कंसिडरेशन क्या होता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू or to abstain from doing something, such act or abstinence or a promise is called consideration for the promise। देखिए कंसिडरेशन का अगर मैं सिंपल बताऊं तो आपको कंसिडरेशन का एक दूसरा नाम भी होता है क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो जब इसमें कंसिडरेशन में सिंपल आपको यही बोल रखा है कि जब प्रॉमिसर के डिज़ायर पे प्रॉमिसी या कोई अदर पर्सन प्रॉमिस करता है, मतलब कोई भी एक्ट उसने कर चुका है वो एक्ट, या फिर वो करेगा या फिर वो फ्यूचर में करेगा। देखिए यहाँ पे हमें जो है ये पता चल रहा है कि जो कंसिडरेशन है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। देखिए पास्ट कंसिडरेशन आपका जो है हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये आपका पास्ट हो गया, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये प्रेजेंट, और प्रोमिसेस टू डू ये हो गया हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन। तो इसमें ये बोल रहा है कि जब प्रोमिसर के डिज़ायर पे जो प्रोमिसी है और जो एनी अदर पर्सन कोई भी पर्सन या तो पास्ट कंसिडरेशन करता है या फ्यूचर या प्रेजेंट, उस एक्ट को हम बोलेंगे कंसिडरेशन। सिंपल था। उसके बाद है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। देखिए एग्रीमेंट हम किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए एक 2 पार्टी है, ठीक है, एक ए और एक बी। एक कहता है बी को कि मैं जो है आपको कार, वही पहले वाला एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ 10 लाख में। तो देखो एक तो ये प्रॉमिस हो गया, ठीक है, और बी कहता है कि ठीक है मैं जो है आपकी जो कार है वो मैं खरीद लूँगा, तो एक ये प्रॉमिस हो गया। तो यहाँ 2 प्रॉमिस हो गए, एक तरह से एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं आप उसको, बट वैसे अगर देखा जाए तो 2 प्रॉमिस हो गए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। अब इस प्रॉमिस में दोनों का कंसिडरेशन मिल रहा है, ए को पैसे मिलेंगे बदले में और बी को कार, तो ये कंसिडरेशन हो गया हमारा। तो इसी को हम बोलते हैं एग्रीमेंट। देन हमारा है एफ पॉइंट, promises which form the consideration or the part of consideration for each other are called reciprocal promises। देखिए रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी वही होते हैं जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था अभी, कि जैसे ए और बी है, ए ने जो है कार बेच रहा था वो बी को, ठीक है, और बी उसको जो है कह रहा था कि हाँ भाई मैं खरीदूंगा तुम्हारी कार। तो 2 प्रॉमिस हो गए, तो इन 2 प्रॉमिस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। देन हमारा सेक्शन 2 क्लॉज जी,
इसमें बोलता है वॉइड के बारे में, ठीक है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जो कि वॉइड मतलब एनफोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली यही होता है कि आप जो है एक तरह से आपके रेमेडी होती है आपके पास। मान लीजिए कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल नहीं है उसको हम कहते हैं वॉइड। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए ए कहता है बी को कि आप अगर सी का मर्डर कर दोगे तो मैं आपको जो है 50,000 दूंगा। तो अगर मान लीजिए जो बी है वो मर्डर कर देता है सी का, तो अगर ए जो है पैसे नहीं देता उसको, तो क्या वो बी उसको कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये जो है मतलब इसको एनफोर्सेबल करा ही नहीं सकता, तो ये हमारा वर्ड होता है। अब देन उसके बाद है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वही ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल हो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 में। जैसे मान लीजिए फ्री कंसेंट होता है, ठीक है, और भी लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सारे जो है ना एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं हमारे। मान लीजिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। वैसे ही मिस्टर एक्स है, वो एक शॉप पे गए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को एक फ़ोन जो है परचेज़ करना है, मेरे को बढ़िया सा फ़ोन दिखा दो। तो शॉपकीपर ने उसको फ़ोन दिखा दिया, तो उसने परचेज़ कर लिया। 10 दिन के बाद उसका जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया। तो यही है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको वो एनफोर्सेबल करवा सकता है, कोर्ट में जाके करवा सकते हैं ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। देन सेक्शन 2 सब क्लोज आई, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the party thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract। देखिए voidable contract सिंपल बात बताऊँ मैं आपको, ये होता है जो कि एक मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। सिर्फ ये वन पार्टी जो है इसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, मान लीजिए ए के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी आके उसको बोलती है कि मतलब डरा के धमका के जो है उससे उसकी प्रॉपर्टी के जो पेपर है उन पर साइन करवा लेती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें उसकी फ्री कंसेंट तो नहीं थी। देखिए फ्री कंसेंट का भी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन में, तो फिलहाल के लिए एक तरह से फ्री कंसेंट थी नहीं उसकी यहाँ पे, ठीक है। उसने ज़बरदस्ती जो है साइन करे थे पेपर पे, क्योंकि देखो जान तो सबको ही प्यारी है ना। अगर मान लीजिए कोई आके उसको जो है सर पे गन पॉइंट करके बोले कि आप पेपर ये जो प्रॉपर्टी के कागज़ है इन पे साइन कर दो, तो करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो वही बात है। अगर तो मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में जो जिस पर्सन ने साइन किए थे वो कोर्ट में जाके इसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारा सेक्शन 2 सब क्लोज जे, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। मतलब देखिए पहले हमने पढ़ा था void agreement, अब हम पढ़ रहे हैं void contract। देखिए void contract उसको बोलेंगे कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे चाइल्ड मैरिज था, ठीक है। चाइल्ड मैरिज पहले जो है वैलिड माना जाता था, बट जब से जो है लॉ ने उसको एक तरह से इलीगल एक तरह से वॉइड बता दिया है, तो तब से जो चाइल्ड मैरिज है वो एक तरह से वॉइड हो चुकी है।
तो पहले तो ये वैलिड थी बट बाद में जाके ये वर्ड हो गया, तो यही हमारा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। If you have any doubt, then ask me in the comment box, and please like my video, subscribe my channel. Thank you.